हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, और जिसमें 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके बाद जो है हम दूसरा वीडियो लाएंगे, उसमें भी 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। और आपसे पहले कहना चाहेंगे कि आपको जो है ये वीडियो जो मिल रहा है, इसमें जो पीडीएफ यूज़ की है ये हमारी पीडीएफ नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी पढ़ाई से जो है मतलब रखिए, अपनी तैयारी से मतलब रखिए। तो कोई मतलब ऐसा कमेंट मत करना कि ये उनकी पीडीएफ है या उनकी पीडीएफ है। तो आप सिर्फ अपने लिए सिर्फ पढ़िए, और ये मैं आपके लिए ही, आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसलिए आप लोग जो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए। और समय न लेते हुए मैं आपका जो पेपर है वो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी। तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि 15 अगस्त 1943, 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1948, 3 तारीख दी है, 3 डेट दी हुई हैं। लेकिन इन तीनों तिथियों में किसी में भी कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना शुरू नहीं की गई थी। तो आखिर किस डेट को, किस तिथि को शुरू की गई थी, तो वो तिथि है, यानी कि तिथि क्या सन है 2006, 2006 और 7, यानी कि 6-7 में कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना शुरू की गई थी, 6 से 7 में शुरू की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, यानी कि बालिकाओं के लिए शिक्षा का उद्देश्य था कि इन बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले गए थे। और वर्तमान में जो है कक्षा 6 से 8 तक जो है बालिकाओं के लिए ये आवासीय विद्यालय खुले हुए हैं। तो जो है आपको अगर पूछा गया कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे सन 2006 से 7 में खोली गई, 6-7 में खोली गई थी, यानी कि शुरू की गई थी ये, सॉरी शुरू की गई थी 2006-7 में शुरू की गई थी, और बालिकाओं के लिए शुरू की गई थी। और वर्तमान में कक्षा 6 से 8 तक जो है आवासीय विद्यालय हैं कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना के अंतर्गत। तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा दिया है कि शिक्षा का अधिकार 2002 जो संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार बना दिया, कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार 2002 को जो है मौलिक अधिकार बना दिया, यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन, और ये 2002 में आया था। तो इसका कह रहा है कि इसमें 2002 को जो मौलिक अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 86 नंबर, यानी कि 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था, तो जो 86वां संविधान संशोधन था तो वो 2002 में किया गया था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। तो आपको कई सारे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो 86वां संविधान संशोधन था वो कब किया गया, तो 2002 में किया गया था। और इसमें शिक्षा के अधिकार में प्रावधान क्या किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राइट टू एजुकेशन में दिया गया था। तो दूसरे का हमारा क्लियर हो जाएगा कि शिक्षा का अधिकार 2002 को संविधान संशोधन, यानी कि किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार बना दिया, तो आप बताएंगे कि 86वां संविधान संशोधन ने इसे मौलिक अधिकार बना दिया। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो है 3, यानी कि 86वां सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बोर्ड की स्थापना 1921 में की गई थी। हमने ये कई क्वेश्चन जो पिछले वीडियोस में भी कई बार डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन शैक्षिक असमानता के कारण हैं। वर्ग भेद, आर्थिक विषमता, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में असमानता, विभिन्न शैक्षिक मानक। तो कौन शैक्षिक असमानता के कारण है, तो वर्ग विभेद भी है, आर्थिक विषमता भी है, लड़कों और लड़कियों को आप जानते हैं कि शिक्षा में समानता नहीं प्राप्त है, और वर्तमान शैक्षिक मानक भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लड़कों लड़कियों को बराबर शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, तो यानी कि चारों सही हो जाएंगे, ABCD, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बाद, इंग्लिश में भी दिया है, तो आप लोग इंग्लिश वाले जो हैं वो भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दिया है 5 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई किसके द्वारा? मुदालियार आयोग, राममूर्ति समिति, कोठारी समिति या ताराचंद समिति। तो किसके द्वारा की गई? तो जो की गई तो राममूर्ति समिति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई थी। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये कब गठित की गई थी? तो 1984 में गठित की गई थी, यानी 1984 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप आया और 1986 में लागू किया गया। उसके बाद जो है इसकी समीक्षा की गई और इसको संशोधित करके 1992 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित करके दोबारा लागू की गई थी। तो अब ये फैक्ट अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की रोकथाम का प्रावधान है? तो दिया है किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25 या उपरोक्त सभी। तो इसमें दिया है उपरोक्त सभी, जबकि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल जो 15 दिया है, तो आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है कि आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 कहता है। और जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत और आचरण निषिद्ध, यानी किसी के साथ भी अस्पृश्यता नहीं की जाएगी। तो इसका आर्टिकल जो 17 दिया है इसमें अस्पृश्यता की रोकथाम पर बल दिया गया है। और अगला दिया है कि आर्टिकल जो है 25, अधिनियम 25 अनुच्छेद 25 दिया है। तो अनुच्छेद 25 का मतलब होता है, इसमें लिखा गया है संविधान में कि अनुच्छेद 25 के अनुसार कि किसी भी धर्म को मानने, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी भी धर्म को वो माने, उसका आचरण करे ना करे, उसका किसी भी धर्म का वो प्रचार कर सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। तो अनुच्छेद 25 ये कहता है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो अगर भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की रोकथाम का प्रावधान किया गया है तो आर्टिकल जो है 17 दिया है। तो आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 15 कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होगा। 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, ना मानने, आचरण करने, ना करने, प्रचार करने की उसको स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25 कहता है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पूरा आप तक आपका जो पूरा क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया कि अलग अलग अधिनियम के हमने उनके बारे में बात की। तो आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है। केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है क्या? नरेंद्र देव समिति, मैकाले की शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो कौन सी शामिल है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इसको आपको अच्छे से जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन भी करेंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। अगला है कि शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? शिक्षा गारंटी योजना तो किस योजना का? तो सर्व शिक्षा अभियान का, यानी कि SSA सर्व शिक्षा अभियान का जो है ये सर्व शिक्षा अभियान जो शिक्षा गारंटी योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है कि देश के 2408 ब्लॉकों में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1995 या 15 अगस्त 1998। तो ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि 15 अगस्त 1995 में। तो आप याद रखेंगे कि यानी कि पूरे देश के 2408 ब्लॉकों में तो मिड डे मील योजना शुरू की गई थी कब? 1995, यानी कि आप 15 अगस्त याद कर लीजिए, 15 अगस्त 1995 में ये शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन आने की संभावना, क्योंकि आपका 15 अगस्त के आसपास जो है आपके एग्ज़ाम हैं, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं कि जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग में शामिल हैं वो कौन से हैं? कौन कौन लोग हैं कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं? तो SC, ST और OBC ये सभी लोग जो है वंचित वर्ग में शामिल किए जाते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सभी यानी कि 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 10 नंबर हो गया। उसके बाद अगला है कि वंचितों की शिक्षा की कमी का कारण क्या है? वंचितों की शिक्षा की कमी का कारण क्या है? तो कारण दिए हैं कि समाज में फैली कुरीति और कुप्रथाएं, माता पिता की गरीबी और अशिक्षा, भाषा की समस्या, उपरोक्त सभी। तो
आप लोग जानते हैं कि जो वंचित लोग हैं, जिनमें SC ST OBC आते हैं, तो इनमें से बहुत सारी जो है क्या है कि वंचितों, उनकी शिक्षा की कमी का कारण है कि समाज में बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास फैले हैं, गरीबी है, अशिक्षा है माता पिता की, और भाषा की समस्या भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो यानी कि ये सभी क्या हैं, वंचितों की शिक्षा की कमी के कारण हैं। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है 12 नंबर है कि कौन सा लेख शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा लेख शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर दिए हैं 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 28। तो अब लेख का मतलब आर्टिकल, यानी कि संविधान की बात हो रही है। तो आप संविधान की बात करेंगे। इंग्लिश में दिया है इधर देखो, विच आर्टिकल बिलोंग्स टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के खिलाफ। तो शोषण के खिलाफ जो है 23 से 24 के बीच में आता है, यानी कि किसी भी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। 23 से 24 के बीच में यही बताया गया कि किसी भी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है, और किसी भी बालक से किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जा सकता है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक को, यानी कि छोटे से 14 वर्ष तक के बालक के हाथों से कोई भी काम नहीं लिया जा सकता है। तो ये दिया है मानव, यानी कि मानव व्यापार पर रोक लगाएगी इस अनुच्छेद के खिलाफ, शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत 23 से 24 आर्टिकल आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन से मूल कर्तव्य हैं। कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं। 42, 44, 46 या 86। तो क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड बेसिस ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि कहा गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन करके उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो किसके द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। कौन सा मूल कर्तव्य, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा, ये मूल कर्तव्य बताया गया है। अगला है कि 86वें संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया था। देखो हमने भी बात की ऊपर, तो कब किया गया था, हमने बात की तो 2002 में किया गया था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि सिद्धांत आदर्श हैं जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी, यह किसने कहा था। कि सिद्धांत आदर्श हैं जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी, ये किसने कहा था। तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, LG खेडेकर और इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था, LG खेडेकर ने कहा था। क्या कहा था कि प्रिंसिपल आर दी आइडियल्स दैट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू फुलफिल, यानी कि जो सिद्धांत हैं, आदर्श सिद्धांत दिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो रही है कि उन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी। तो ऑप्शन नंबर LG खेडेकर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा भारत में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। यानी कि जब हमारे देश में औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ तब की बात की जा रही है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एंटर इंडिया। सबसे पहले भारत कौन आया, कौन विदेशी आए। तो सबसे पहले कौन आए, फ्रेंच, डेन, डच या पुर्तगाली। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली भारत में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 30 से 35 के बीच, 35 से 37 के बीच, 37 से 51 के बीच या 51 से 35 के बीच। तो जिसमें जो ऑप्शन दिए हैं, जो इसमें तो बताया गया है कि तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 37 से 51 के बीच में नहीं दिया गया है। तो जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो 51 का जो दिया गया है, 51 का ए, उसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई है। तो 51 का ए में मूल कर्तव्य की बात की गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 है, यानी कि ना तो 37 से 51, यानी कि 36 से 51, यहाँ मिस्टेक है, ये गलत है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है संविधान की, ये तो ये आर्टिकल हो गया, मान लिया 36 से 51 आर्टिकल है अनुच्छेद के अंतर्गत, कि पूछ लिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है। तो किस भाग से हैं, यानी भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 आर्टिकल
आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये किस देश से लिए गए, यानी कि हमारा जो संविधान है बहुत सारे देशों के संविधान से हमारा संविधान बना है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें बाहरी संविधानों से ली हैं। तो पूछ लिया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए, तो जो है आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से, कहाँ के, आयरलैंड। आप लोग ये याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड का जो संविधान है उस संविधान से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हुए, भाग किस भाग में है, 4 भाग में है। आर्टिकल 36 से 51 और किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और आता है कि संविधान की मूल आत्मा किसे कहते हैं, या पूछ लिया गया कि संविधान की मूल आत्मा मतलब किसने कहा, या राजनीति निर्देशक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बताने वाले हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनको कहा जाता है संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। और यह फिर पूछ लिया गया कि संविधान की मूल आत्मा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। और संविधान की मूल आत्मा कहा किसने, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। आप याद करेंगे ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं कि भारत में आने वाले सही मिशनरियों का वर्णन करें। भारत में आने वाले सही मिशनरियों का वर्णन करें। कौन से हैं, पहले फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या ब्रिटिश, या पोटेरी, डच, फ्रेंच, डेन और ब्रिटिश आए, या पुर्तगाली पहले आए, फ्रांसीसी, डच, डेन और ब्रिटिश आए, या फ्रांसीसी, डच, ईसाई, पुर्तगाली या ब्रिटिश आए। तो सबसे पहले जो आए थे वो पोटेरी आए थे, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर डेन आए और फिर ब्रिटिश आए, यानी कि ब्रिटिश मिशनरी सबसे अंत में आए। तो इसमें सभी में ब्रिटिश अंत में ही दिया है। तो आपको याद रखना है कि पहला है पोटेरी, फिर है डच, यानी कि पोटेरी, डच, फ्रेंच, यानी कि डेन और ब्रिटिश, यानी PDFDB। आप इस सीरियल को याद रखेंगे, PDF यानी कि PDF हो जाएगा। आप लोग PDF पढ़ते होंगे, PDF और DB, यानी कि ये जो भारत में आने वाले मिशनरियों का सही वर्णन है, सही क्रम है। तो क्रम की बात कर रहे हैं कि पहले पोटेरी आए, फिर डच आए, फ्रेंच आए यानी PDF हो गया, फिर आए डेन आए और फिर ब्रिटिश, अंत में ब्रिटिश आए। तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। तो मुदलियार थे, कौन थे, मुदलियार। और जो मुदलियार आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1952 में, यानी किसकी 1952 में, यहाँ लिख दे रहे हैं 1952 में जो है मुदलियार जो है आयोग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। ये इसका सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। तो जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी, तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, वो राजीव गांधी जी थे। कौन थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विभाजित किया गया था, यानी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज डिवाइडेड इनटू, किनके बीच, कितने नंबर के बीच डिवाइड की गई थी, तो 12 भागों में डिवाइड की गई थी। 12 भागों में डिवाइड की गई थी, यानी कि 12 चैप्टर थे इसके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 12 भागों में विभाजित किया गया था। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। व्हेन वाज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड, तो कब किया गया था, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो नियुक्ति या गठन कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। कब किया गया था, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था, लोकतंत्र की नागरिकता का विकास, व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या उपरोक्त सभी। तो
माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा इन सभी उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था, जिनमें क्या था, लोकतंत्र की नागरिकता का विकास, व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये तीनों शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि मुदलियार आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? कितने वर्गों में विभाजित किया? 5, 7, 9 और 12। तो कितने भागों में? तो 7 भागों में, यानी 7 वर्गों में मुदलियार आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को 7 भागों में या 7 वर्गों में विभाजित किया था। आगे है कि ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया था? ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया? प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो किसके लिए किया गया था? तो उपरोक्त सभी के लिए, जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों शामिल थी। तो अब ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? इसी से अगर रिलेटेड पूछ लिया गया कि ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था, क्यों किया गया था, तो यहाँ दिया गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए। और कब किया गया था? तो ताराचंद समिति का गठन जो है 1948 में किया गया था। 1948 में जो है ताराचंद समिति का गठन किया गया था। किसके लिए गठन? क्यों? क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए किया गया था। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि दिया है 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो अभी हमने बात की थी ऊपर कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा बात की गई है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा बात की गई? तो अनुच्छेद 45 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 45 के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि 26 नंबर प्रश्न है कि जिन्होंने सबसे पहले एक बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था, किसने दिया था? कोठारी आयोग 1964-66, ताराचंद समिति 1948-49, मुदलियार कमीशन 1952-53 या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया था? तो ताराचंद समिति ने, यानी कि 1948-49 जो है ताराचंद समिति ने दिया था कि ये बहुउद्देशीय स्कूल खोला जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि सही शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? सही शिक्षा अधिनियम कब लागू, यानी कि व्हेन डिड राइट एजुकेशन एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी कि सही रूप में शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2009, अक्टूबर 2008, मई 2017। तो सही रूप में शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता था, तो 1 अप्रैल 2010 से सही शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। तो आगे बढ़ते हैं कि इनाम और सजा को नियामक उपकरण माना जाता है। सजा के मामले में व्यक्तिगत अंतर के किन पहलुओं के विनियमन व्यवहार की स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है? तो छात्रों का खुफिया स्तर, किसी विषय में शिक्षार्थी की उपलब्धि, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या शौक में रुचि। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनाम और सजा को नियामक उपकरण माना जाता है। सजा के मामले में व्यक्तिगत अंतर के किन पहलुओं के विनियमन व्यवहार की स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है? तो वो होता है छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 29 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 साल के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान का प्रतीक है? तो अभी हमने ऊपर बात की कि आर्टिकल जो 45 दिया है, आर्टिकल 45 जो है ये दिया है कि इसमें कह रहा है, ये हमारा जो आता है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया जाए? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 36 से 51 तक आते हैं और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। तो आर्टिकल 45 जो कह रहा है सभी बालकों को क्या किया जाए? 14 वर्ष की आयु तक पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। आगे बढ़ते NCF 2005 के अनुसार शिक्षक एक है,
क्या है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है, एक सूत्रधार है। ऑप्शन नंबर 3 सूत्रधार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। तो क्या है, इससे आप सहमत हैं, एग्री हैं, दृढ़ता से सहमत हैं, असहमत हैं, दृढ़ता से असहमत हैं? तो क्या कहे कि दृढ़ता से सहमत है कि अगर एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं, यानी कि बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, वो स्कूल ही विफल हो जाता है, यानी कि वहाँ प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य नहीं होता है, या शिक्षण कार्य करने में जो विधियाँ हैं उनमें कोई ना कोई कमी रह गई है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी का मतलब है, एलपीजी का मतलब है, एलपी और जी, एलपीजी का मतलब क्या है कि एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का होता है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। यानी कि अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि दिया है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल कहते हैं। और एलपीजी की शुरुआत कब हुई थी, यानी एलपीजी कब लागू हुआ, तो 1991 में एलपीजी, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको क्या किया गया, खोल दिया गया, यानी ओपन इकोनॉमी बना दी गई। पहले ऐसा नहीं था कि कोई फॉरेन से जो है भारत से डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकता था, अपना सामान भारत में नहीं बेच सकता था। लेकिन क्या किया गया 1991 में जो है, जब तब पीएम जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्होंने क्या किया कि एलपीजी की शुरुआत कर दी, यानी कि इसको क्या किया, अपने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, निजीकरण कर और वैश्वीकरण मॉडल अपना लिया। और उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो मनमोहन सिंह जी थे, यानी कि मनमोहन सिंह जो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, और बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2 बार। तो एलपीजी जो है 1991 में पूछ लिया गया, कब लागू हुई, 1991 में। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल। और एलपीजी किसके समय में लागू हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह जी थे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है। 33 नंबर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई, तो कब की गई, तो 2014 में की गई। यानी कि जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी सरकार केंद्र में बनी, यानी कि जिसके पीएम बने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने, तब जो है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2014 में की। तो ये आपको तो याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया, तो 22 और 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में आयोजित किया गया। कहाँ, वर्धा में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर है कि नई तालीम, आगे ये नई जो लिया है आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। नई तालीम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बुनियादी शिक्षा। नई तालीम का अर्थ होता है बुनियादी शिक्षा, यानी कि किसके रूप में जाना जाता है, तो बुनियादी शिक्षण के, यानी कि बुनियादी शिक्षण के रूप में जाना जाता है नई तालीम को। नई तालीम का अर्थ ही बुनियादी शिक्षा या बुनियादी शिक्षण है। तो अगर नई तालीम पूछ लिया कि नई तालीम के किसके रूप में जाना जाता है, तो आप बताएंगे बुनियादी शिक्षण के रूप में या बुनियादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर दिया है कि किस आयु वर्ग के सभी लड़कों और लड़कियों को मुफ्त, सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। तो किस आयु वर्ग के, तो 6 से 14 वर्ष, यानी कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोग इसको क्लियर करना कि 6 से 14 वर्ष, सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को मुफ्त, सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 राइट टू एजुकेशन जब एक्ट लाया गया, उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल किस में कहा गया, तो आर्टिकल 45 में ये प्रावधान दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका।
आगे दिया है कि एक विस्तृत शिक्षा योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो एक विस्तृत शिक्षा योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे सही हो जाएगा। आगे है नई तालीम में किसे शिक्षकों के रूप में माना जाता था? नई तालीम में किसे शिक्षकों के रूप में माना जाता था? दोस्त, रोल मॉडल, समर्थक या हीरो? तो नई तालीम में जो रोल मॉडल है शिक्षकों के रूप में माना जाता था। नहीं, शिक्षकों को क्या दिया गया? रोल मॉडल का दर्जा दिया गया, रोल मॉडल। तो ऑप्शन नंबर 2 रोल मॉडल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने 1937 में को प्राप्त करने के लिए नई तालीम की अवधारणा शुरू की। किसको प्राप्त करने के लिए? तो ग्राम स्वराज, यानी कि जो स्वराज था, ग्राम स्वराज था, यानी गांवों का क्या किया जाए? गांवों का विकास किया जाए, उनको स्वराज से जोड़ा जाए। तो महात्मा गांधी ने 1937 में ग्राम स्वराज को प्राप्त करने के लिए नई तालीम की अवधारणा शुरू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 27 अगस्त 2009 को पारित हुआ। राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट आया था, अधिनियम है, वो 27 अगस्त 2009 को पारित हुआ और इसे लागू किया गया था 2010 में। क्या 1 अप्रैल 2010 को इसको जो पूर्ण रूप से लागू किया गया राइट टू एजुकेशन को। तो आप अच्छे से इसको समझ लेने के बाद 27 अगस्त 2009 को अधिनियम को पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A कि कहता है कि बालक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य करने का अधिकार। इसको अनिवार्य अधिकार में यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया कि बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा करने का अधिकार जो है, शिक्षा देने का अधिकार जोड़ दिया गया कि बालक को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अगर अन्य मतलब दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए हमारे साथ। तो जो शिक्षा को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया? तो 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा जो है इसको क्या गया? मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है 43 नंबर है कि यह किसकी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे? किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र और राज्य दोनों की, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक, 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक यानी कि 5+1 कितने छात्रों का मानक है? 500, 200, 200 से अधिक या 150 से अधिक? तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक कितने छात्रों का मानक है? तो 150 से अधिक, यानी कि 150 से अधिक जो है बच्चों का मानक है, जिसमें 5 शिक्षक होंगे और एक प्रधानाचार्य होगा। यानी कि एक शिक्षक के ऊपर जो है करीब करीब 30 स्टूडेंट्स होंगे। कितने होंगे? 30 होंगे। तो आप जो है एक शिक्षक का मानक हो गया 30 स्टूडेंट, तो 5 शिक्षक हो जाएंगे, तो 150 से अधिक बच्चे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा अधिनियम 2009 के अधिकार में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे की संख्या है कितनी है? न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, अधिकतम 45 शिक्षण घंटे, न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे तैयारी के घंटे सहित, या तैयारी के घंटे सहित अधिकतम 45 शिक्षण घंटे। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम, शिक्षा अधिनियम 2009 दिया है, उसमें शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे की संख्या क्या है? न्यूनतम 45 घंटे, न्यूनतम 45 घंटे तैयारी घंटे सहित, यानी कि तैयारी के घंटे सहित, जिनमें लेसन प्लान बनाता है टीचर,
वो क्या पढ़ाएगा इसका लेसन प्लान बनाता है, फिर जाके वो पढ़ाता है। तो 45 शिक्षण घंटे तैयारी के घंटे सहित मिला के 45 घंटे जो है प्रति सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह में 45 शिक्षण घंटे की शामिल की गई, संख्या शामिल की गई। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है कि प्रारंभिक शिक्षा RTE अधिनियम में उल्लिखित है। क्या प्रारंभिक शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या उल्लिखित है? कक्षा 1 से 5, 1 से 8, 6 से 8 या 6 से 12। तो कक्षा 1 से 8 तक बात की गई है। कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा RTE अधिनियम में उल्लिखित है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्च 2009 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2009 में कौन सी योजना? तो RMSA यानी RMSA ये योजना जो है शुरू की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्न में से किसका एक हस्तक्षेप के रूप में उपयोग किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा के लिए तो किसका? सर्व शिक्षा अभियान का, या CCE का, या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का? तो किसका किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान का। प्रारंभिक शिक्षा में क्या जोड़ा गया? सर्व शिक्षा अभियान के लिए इसको क्या किया गया? उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने यानी भारत सरकार ने किस वर्ष में SSA की शुरुआत की? SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान। भारत सरकार ने किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की? तो 2000 और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। 2000 से 2001 में शुरुआत की थी सर्व शिक्षा अभियान की। किसने? भारत सरकार ने। अगला है कि निम्न में से 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा UEE का लक्ष्य नहीं है? UEE का लक्ष्य नहीं। सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण, सार्वभौमिक प्रयास। तो कौन सा नहीं है? तो सार्वभौमिक प्रयास जो है UEE का लक्ष्य नहीं है, यानी यूनिवर्सल इनरोलमेंट एफर्ट, यूनिवर्सल इनरोलमेंट एफर्ट बोलते हैं। UEE का लक्ष्य सार्वभौमिक प्रयास नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न दिया है कि वंचित या वंचित लड़कियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना SSA के तहत शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई? तो कौन सी? NPEGEL योजना शुरू की गई थी इसके सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 52 दिया है कि मार्च 2009 में RMSA योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक के बीच मानव संसाधन का विकास करना, वयस्क अशिक्षा की संभावना को रोकने के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। तो मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था वो था माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार। ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि SSA के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। पहला दिया है कि स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र में सभी बच्चे, वैकल्पिक स्कूल 2003 तक, स्कूल में वापस शिविर बाद में 2005 तक संशोधित किया गया है इसको। अगला है कि सभी बच्चों को 2007 तक 5 साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए, या फिर दिया है कि 2007 तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी लिंग और सामाजिक श्रेणी अंतराल को पाठ देना है, या फिर दिया गया था SSA के अंतर्गत कि सभी बच्चे 2010 तक 8 साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं, या दिया यूनिवर्सल रिटेंशन 2010 तक। तो ऑप्शन इसका जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 में दिया है स्टेटमेंट A, B, C, D और E ये सभी जो हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल थे। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 54 नंबर दिया है कि
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का समन्वय करने वाला केंद्र सरकार का मंत्रालय है? कौन है? तो MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का समन्वय करने वाला केंद्र सरकार का मंत्रालय। ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सीखने की प्रक्रिया पाठ्यक्रम आदि में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो NRG यानी NRG राष्ट्रीय संसाधन समूह नेशनल रिसोर्स ग्रुप के द्वारा प्रदान किया जाता है। कि हमें शिक्षक सीखने की प्रक्रिया पाठ्यक्रम आदि में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन जो है नेशनल रिसोर्स ग्रुप यानी NRG द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर दिया है कि RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा सहायता की व्यवस्था किस संस्था द्वारा की गई थी? तो किस संस्था द्वारा की गई थी? तो SIS यानी कि राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी यानी कि स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज़, ये किस संस्था द्वारा? तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी, ये व्यवस्था की गई थी। तो आप अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि MHRD किस समूह द्वारा समर्थित है? यानी NRG का एक घटक है और मंत्रालय के साथ इसका सीधा रिपोर्टिंग संबंध है। तो किस समूह द्वारा? तो ऑप्शन दिया है कि TSG यानी TSG तकनीकी सहायता समूह हिंदी में बोलते हैं, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप। यानी MHRD किस समूह द्वारा समर्थित है? NRG का एक घटक है और मंत्रालय के साथ इसका सीधा रिपोर्टिंग संबंध है। MHRD मंत्रालय के द्वारा जो किसका सीधा रिपोर्टिंग है? तो TSG यानी टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप तकनीकी सहायता समूह का संबंध है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 58 है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना में प्रयुक्त नारा है, प्रयुक्त नारा है कौन सा है? पाधे चलो पधे चलो, पढ़े चलो और बढ़े चलो, ये कुछ और लिखा है। तो इंग्लिश में सही लिखा है कि दी स्लोगन यूज्ड इन द स्कीम ऑफ RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में पढ़े चलो और बढ़े चलो। आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल की बुक्स होती हैं उनमें एक पेंसिल टाइप की बनी होती है, तो उसमें दिया होता है 2 बच्चे बैठे होते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि सर्व यानी पढ़े चलो बढ़े चलो। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान का ये स्लोगन होता है पढ़े चलो और बढ़े चलो। एक पेंसिल के आकार में बने होते हैं, तो उसमें लिखा होता है सरकारी जो स्कूलों की बुक्स हैं प्राथमिक विद्यालय की। तो ऑप्शन नंबर स्लोगन ए पढ़े चलो बढ़े चलो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर है कि किसी भी हिचकिचाहट के लिए एक उचित दूरी के भीतर माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की दृष्टि के भीतर है। किसी भी हिचकिचाहट के लिए एक उचित दूरी के भीतर यानी कि कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 5 किलोमीटर राइट आंसर है कि द विजन ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल विद इन अ रीजनल डिस्टेंस कंसिडर्ड फॉर एनी हिजिटेशन इज विद इन 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर की रेंज में जो है विद्यालय होना चाहिए, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 हो गया। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था? किस आयोग ने किया था? तो हंटर कमीशन ने किया था। किसने? हंटर कमीशन ने जो है प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन किया था हंटर कमीशन ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? तो कौन थे? तो प्रोफेसर SS भटनागर। प्रोफेसर SS भटनागर जो हैं UGC के पहले अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। कौन थे? SS भटनागर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से इनको रिवाइज करते रहिए। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से वंचित सदस्यों में अलग अलग स्थिति की असमानताओं का मुकाबला किसने किया?
किसने किया? तो B.R. अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। किसने किया? इनको क्या किया जाता था? सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से वंचित सदस्यों में अलग अलग स्थिति की असमानताओं का मुकाबला इन्होंने किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया? जो वंचित वर्ग था उस पर सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। तो B.R. अम्बेडकर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा में शामिल है। मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा में शामिल है क्या? नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार या सभी? कौन से शामिल है? तो ये सभी शामिल हैं। मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये सभी अधिकार जो हैं उसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला है कि 64 नंबर है कि गांधी जी की राय में अहिंसा और सत्य है। क्या है कि गांधी जी ने कहा कि गांधी जी के बारे में जो कहा गया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो उनके लिए सत्य और अहिंसा क्या थी? तो वो क्या थी? तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, यानी कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू थे गांधी जी के राय में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और घोषित किया। कब कब किया? तो 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द प्रोक्लेम्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अच्छा शिक्षण द्वारा परिलक्षित होता है। किसके द्वारा? कि गुड टीचिंग बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय किसके द्वारा? छात्रों की उपस्थित, भेदों की संख्या, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न या कक्षा में पिन ड्रॉप चुप्पी। तो जो तीसरा दिया, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, यानी कि मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। इसके द्वारा क्या होता है कि अच्छा शिक्षण परिलक्षित होता है कि छात्र कितने सार्थक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को पाठ्य पुस्तकों से भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक सीखना चाहिए, यानी कि फॉर स्टूडेंट टू गेन लैंग्वेज स्किल फ्रॉम टेक्स्ट बुक द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड। क्यों सीखना चाहिए? मूल्यांकन और उपलब्धि के साथ सह संबंध, पाठ्य पुस्तक का संयम से उपयोग करने का नेतृत्व प्राप्त हो, उन्हें और अधिक साहित्य पढ़ने के लिए उजागर करे, या तकनीकी रूप से समर्थित पाठ्यक्रम की तुलना में अधिक लागत प्रभावी बने। तो इसका जो ऑप्शन है मूल्यांकन और उपलब्धि के साथ सह संबंध बनाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि छात्रों को पाठ्यपुस्तकों से भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए पाठ्यपुस्तक सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनिल ने 1835 में किसे नियुक्त किया था? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनिल ने 1835 में किसे नियुक्त किया था द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो रेव मरियम आदम, रेव विलियम एडम, भगवान बैरग या गांधी जी? तो किसे नियुक्त किया था? रेव विलियम एडम को नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन थे मिस्टर वुड डिस्पैच? हु वाज मिस्टर वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच कौन थे? तो केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेंट्रल, केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर वुड डिस्पैच थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 70 है कि सार्जेंट रिपोर्ट के गुण क्या हैं? व्हाट इज या आर मेरिट्स ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट? सार्जेंट रिपोर्ट के गुण क्या हैं? सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सर्वांगीण विकास, आदर्श नागरिकता, ये सभी। तो सार्जेंट रिपोर्ट में सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सर्वांगीण विकास और आदर्श नागरिकता इन सभी की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 दिया है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो जो नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की जो गठित की गई थी 1 मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में उसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की? तो किसने की? स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम ने, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने क्या किया था कि जो मई 2016 में जो इनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो हमारी अब वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। अगला है कि NEP 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नए पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।
नया पाठ्यक्रम संरचना क्या है। देखो आपके जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनमें पूछा गया था, तो 5+2+3 ऐसे कुछ दिया था, या 10+2+3 ऐसे कुछ दिया था। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यहाँ पर ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन दिया है तो 5+3+3+4, ये जो है ये संरचना क्या है, पाठ्यक्रम की संरचना है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही, पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर ही नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें जो है उसको लागू किया जाएगा। किसके बेसिस पे, तो 10+2 प्रणाली के आधार के बजाय, यानी 10+2 प्रणाली के स्थान पे जो है अब 5+3+3+4 संरचना को लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 73 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक जो है ग्रेड किस ग्रेड तक मातृभाषा या धर्म भाषा में पाठ पढ़ा सकेंगे। तो किस ग्रेड तक, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेड 5 तक, यानी कि अगर आप सीधी भाषा में बात करें तो कक्षा 5 तक जो है, यानी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें कहा गया कि जो शिक्षक हैं वो कक्षा 5 तक हैं तो बच्चे की मातृभाषा या धर्म भाषा में पढ़ा सकेंगे। ये इसका प्रावधान किया गया है कि बच्चा कक्षा 5 तक जो है अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है। तो जो हमारी बीएड की डिग्री है वो किस वर्ष तक न्यूनतम शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय होने जा रही है। तो 2030 तक, जो अभी हम लोग 2000 जो अभी हमारा क्या जो बीएड का कोर्स है वो 2 वर्षीय होता है। हमारा 2 वर्ष में क्या होता है, बीएड हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब क्या गया, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 2030 तक जो है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है। हमारी बीएड की डिग्री 4 वर्षीय होने जा रही। 4 वर्ष में कोई भी बीएड की डिग्री कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं कि जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो जो हमारे पहले यानी कि 16 में जिनको अध्यक्ष बनाया गया था नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए, तो डॉक्टर S सुब्रमण्यम थे। तो उनकी जो डेथ हो गई तो उसके बाद जो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन को हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ा है। 2020 के अनुसार कितना बढ़ा है, तो 50% बढ़ा है। कितना, 50% बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। आप उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 50% बढ़ा है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लेंगे, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि किसको एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में बनाया जाएगा। यानी कि NEP 2020 में उच्च शिक्षा के पार, यानी क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं, इसमें कुछ ट्रांसलेशन दिया है कि विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर द फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन पर NEP 2020। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एक मजबूत अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा, जो क्या करेगा, जो उच्च शिक्षा में क्या करेगा, बहुत ही अच्छे अनुसंधान के लिए और उनकी अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। तो कौन होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है 78 नंबर दिया है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को संसद ने किस वर्ष में मंजूरी दी थी। किस वर्ष में, तो 1986 में मंजूरी दी थी। 1984 में बनाई गई थी और 1986 में संसद से मंजूरी मिल गई थी। आगे है कि टैगोर का कहना है कि हम अपनी सबसे बड़ी खुशी हासिल करते हैं जब हमें सराहा जाता है, हम बहुत पैसा कमाते हैं, हम दूसरों के माध्यम से खुद को महसूस करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टैगोर का कहना है कि हम अपनी सबसे बड़ी खुशी हासिल करते हैं जब हमें सराहा जाता है। वी आर बीइंग अप्रिशिएट, जब हमें अप्रिशिएट किया जाता है तो क्या होता है, हम अपनी सबसे बड़ी खुशी हासिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर है कि किस वर्ष में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हुई या शामिल की गई। तो किस वर्ष में की गई, तो 1976 में की गई।
कब की गई? 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और समवर्ती सूची सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जो है कानून उस सूची के विषय पर बना सकते हैं, और उसमें भी सबसे जो कानून माना जाएगा वो केंद्र का कानून माना जाएगा। तो 1976 से पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी। 1976 में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो उसके बाद से जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा पर कोई भी कानून बना सकते हैं। आगे है कि बिना बोझ के शिक्षा यानी सीखने की सलाह दी। बिना बोझ के सीखने की सलाह किसने दी? तो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में बड़ा बदलाव, इससे क्या हुआ? बड़ा बदलाव हुआ है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ। बच्चे को रोजमर्रा के अनुभव से स्कूली ज्ञान को जोड़ने में मदद मिली। उपरोक्त सभी। तो बिना बोझ के सीखने की सलाह देने पर क्या हुआ कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में बड़ा बदलाव हुआ, परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव हुआ, और बच्चे को रोजमर्रा के अनुभव से स्कूली ज्ञान से जोड़ने में भी मदद मिली। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। और जो ये कहा गया है कि बिना बोझ के शिक्षा है, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के, ये किसने कहा था? तो ये यशपाल, ये जो किया गया, ये प्रावधान किए गए किसके आधार पे किए गए? तो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। यानी कि यशपाल कमेटी ने ये सुझाव दिए थे कि जो है क्या किया जाए, बिना बोझ के शिक्षा यानी कि सीखने की सलाह दिया गया, बिना बोझ के। तो यशपाल समिति की रिपोर्ट में कहा गया, और यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 में आई थी। 1993 में आई थी। तो उसमें शिक्षा का जो बोझ कम करने पर बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मुख्य संपादक कौन है? तो कृष्ण कुमार। कौन है? कृष्ण कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 83 है कि शिक्षा के सामाजिक संदर्भ का अर्थ है क्या है? कि शिक्षा समाज से अलगाव में कार्य नहीं करती। ये शिक्षा के सामाजिक संदर्भ का अर्थ है कि शिक्षा जो समाज से अलगाव में कार्य नहीं करती। शिक्षा क्या करती है? समाज को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये इसका सही हो जाएगा कि शिक्षा समाज से अलगाव में कार्य नहीं करती है। अगला है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार हमें बच्चे को के रूप में देखना होगा। किस रूप में देखना होगा? तो ऐसा प्राणी जिसे प्रशिक्षित किया जा सके। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार हमें बच्चे को किस रूप में? ये ऐसे प्राणी के रूप में जिसे प्रशिक्षित किया जा सके, इस रूप में हमें देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एनपीई दिया है का पूर्ण रूप क्या है? एनपीई का पूर्ण रूप एनपीई नहीं होगा, एनईपी होगा। यहाँ पर कुछ प्रिंट गलत है। तो एनईपी का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप याद रखेंगे इसमें दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशन एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका शुद्ध मतलब होगा फुल फॉर्म की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको हिंदी में कहेंगे। अगला है समझने की परतें हैं। समझने की परतें हैं क्या? एपिस्टेमिक, संदर्भ, समझ या उपरोक्त सभी। तो एपिस्टेमिक होता है ज्ञान। एपिस्टेमिक का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, इसको हिंदी में एपिस्टेमिक को कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समझ। समझने की परत क्या है? कि समझ जो है, समझने की परतें हैं कि वो कितना समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन से एक महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र से संबंधित नहीं है? कौन सा एक महत्वपूर्ण तथ्य? कि जो तीसरा दिया है कि यह खुली चर्चा की अनुमति नहीं देता है। यानी कि शिक्षा शास्त्र जो है वो खुली चर्चा की अनुमति नहीं देता है, ये संबंधित नहीं है। बाकी क्या है कि गंभीर शिक्षा शास्त्र समालोचनात्मक रूप से प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करता है, या एकाधिक दृश्य की स्वीकृति को दर्शाता है, या खुली चर्चा के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। ये सभी क्यों है? शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। और कौन नहीं है? ये क्या करता है? यह खुली चर्चा की अनुमति नहीं देता, ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैतिक विकास का मतलब है क्या? करने और ना करने का प्रस्ताव, जो गलत है उसकी असहमति के लिए मंजूर करना, बच्चों को सही और गलत के बीच चयन करने में मदद करना, या नियमों का सेट पैटर्न लिखना और बच्चों को उनका पालन करने के लिए कहना। तो नैतिक विकास का मतलब है कि नियमों का सेट पैटर्न लिखना, यानी नियम बनाना और बच्चों को उनका पालन करने के लिए कहना, ये नैतिक विकास का मतलब
है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण मूल्यों में शामिल हैं अधिक व्याख्यान विधियाँ, अनुचित और अस्वीकार्य भावनाओं को दबाना, शत्रुतापूर्ण शरीर की भाषा का उपयोग करना, अनुभवों और प्रतिबिंब की सार्थक चर्चा। तो शिक्षण मूल्यों में क्या शामिल है? तो अनुभवों और प्रतिबिंब की सार्थक चर्चा ये शामिल है, बाकी ये सभी शामिल नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय की अवधि में शामिल नहीं है क्या? बच्चे की भाषा क्षमता का विकास, बच्चे की मातृभाषा को झटका, बाहरी दुनिया से संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता, या विद्यार्थियों के रूप में बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। तो प्राथमिक विद्यालय की अवधि में शामिल नहीं है। तो क्या है कि बच्चे की भाषा क्षमता का विकास ये प्राथमिक विद्यालय की अवधि में शामिल नहीं है। बाकी बच्चे की मातृभाषा को झटका, बाहरी दुनिया से संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता, विद्यार्थियों के रूप में बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सभी उसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ECCE इज एब्रेविएशन ऑफ, यानी इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो बचपन की चिंता और अनिवार्य शिक्षा, यानी अर्ली ECC मतलब अर्ली चाइल्डहुड कंसर्न एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बचपन की चिंता और अनिवार्य शिक्षा ECCE का फुल फॉर्म दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यांकन AN परीक्षा चाहिए, मूल्यांकन असेसमेंट ANS एग्जामिनेशन शुड चाहिए कैसा? कि वास्तविक दुनिया में समस्या समाधान और आवेदन के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने की बच्चे की क्षमता का आकलन करें। तो ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होनी चाहिए। कैसी परीक्षा? तो ये परीक्षा होनी चाहिए कि वास्तविक दुनिया में समस्या समाधान और आवेदन के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने की बच्चे की क्षमता का आकलन करें। तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न दिया है कि कक्षाओं को इससे चमकाया जा सकता है, किससे? अंदर पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश सुनिश्चित करके, बच्चों को प्रदर्शित करना कि कक्षाओं की दीवारों पर काम करता है, ड्राइंग कला और शिल्प कार्य का प्रदर्शन, उपरोक्त सभी। तो यानी उपरोक्त सभी के द्वारा जो है कक्षाओं को चमकाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। आगे है कि आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात है, आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात है कौन सा? तो 1:30, 1:30 जो है आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिना बोझ के सीखना किसकी रिपोर्ट थी? अभी हमने ऊपर बात की, तो किसकी रिपोर्ट थी? तो बिना बोझ के सीखना, तो ये यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी। यहाँ पर ये गलत दिया है चट्टोपाध्याय। तो यशपाल समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि बिना बोझ के सीखना, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, तो ये यहाँ पर तो चट्टोपाध्याय सही है, क्योंकि उसकी जो हम बात करें वो शिक्षा बिना बोझ की बात की थी। यशपाल समिति ने कहा था शिक्षा बिना बोझ के, ये यशपाल समिति ने कहा था, और बिना बोझ के सीखना या सीखने की बात हो रही, शिक्षा की नहीं, बिना बोझ के सीखना किसकी रिपोर्ट थी? तो ये चट्टोपाध्याय आयोग की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लियर कर लेना, थोड़ी गलती हो सकती है, ह्यूमन नेचर है। तो अगला है आगे यह है 96 नंबर की ICT का फुल फॉर्म है ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि दूसरा, यानी कि आई का मतलब इंफॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन, टी का मतलब टेक्नोलॉजी। तो ICT का फुल फॉर्म हो जाएगा सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अवधि के लिए सुझाया गया आदर्श समय है, एक अवधि के लिए सुझाया गया आदर्श समय है कि आइडियल टाइम सजेस्टेड फॉर वन पीरियड इज, एक कक्षा समय के लिए कितना होता है? तो 30 मिनट, यानी कि जो कक्षा है शिक्षण कार्य है तो 30 मिनट के लिए आदर्श समय माना गया है। अगला है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इम्प्लाइज क्या है? मतलब है कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड का होना, कक्षा में फर्नीचर होना, एक वर्ग के लिए अन्य सभी न्यूनतम आवश्यकताओं का होना, हैविंग ऑल अदर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लास, एक क्लास के लिए अन्य सभी न्यूनतम आवश्यकताओं का होना, या उपरोक्त सभी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ था कक्षा में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, कक्षा में फर्नीचर हो, एक कक्षा के लिए अन्य सभी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी कि उपरोक्त सभी। चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 99 नंबर क्वेश्चन है कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार शिक्षक की भूमिका में प्रमुख के रूप में कार्य करता है क्या?
तो सूत्रधार, जो शिक्षक की भूमिका में प्रमुख बदलाव जो है सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक मौलिक कानूनी दस्तावेज जिसके अनुसार किसी देश की सरकारें कार्य करती हैं। एक क्या है कि एक कौन है कि जो एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की सरकारें कार्य करती हैं? तो संविधान, यानी कि कोई भी संविधान जो है एक मौलिक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सभी देशों की सरकारें कार्य करती हैं। तो हमारे देश में भी एक संविधान बना है, इसी के आधार पर हमारी जितनी भी सरकारें आती हैं वो सभी कार्य करती हैं। तो दोस्तों हमने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी तक यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो आप जो है इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे फर्स्ट पेपर को, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से आपके मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और आपको अगर आज का जो पेपर हुआ उसके आंसर की है तो आपके आंसर की भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों अपना पॉजिटिव रहते हुए, अपना जो दृष्टिकोण है उसका पॉजिटिव रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।